हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है रफ्तार बैच का दूसरा वीडियो लेके आए हुए हैं। जो आज हम लोग दूसरा वीडियो में बिलियन चैप्टर का बात करने वाले हैं। पूरा बिलियन चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल का हम बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज का हम लोग का टॉपिक जो है बिलियन। जितना भी इसमें सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बोर्ड में बन सकता है या जो संभावित है कि प्रश्न वहाँ से पूछा जा सकता है, वो सब टॉपिक का आज हम लोग जो है ये दूसरा वीडियो में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बिलियन चैप्टर के पास। तो सबसे पहले बिलियन चैप्टर को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ एक बार सीख लेते हैं। हम लोग तो सीखे हुए हैं, लेकिन पुनः एक बार देख लेते हैं। तो बिलियन हम लोग सब जानते हैं किसको बोलेंगे। जब दो पदार्थ आपस में मिलकर या दो पदार्थ आपस में या मिश्रण करने के बाद जो समांगी मिश्रण का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब विलयन बनाने में हम लोग सब जानते हैं दो कारक उपस्थित होता है। कितना? दो कारक। कितना कारक? दो कारक। कौन कौन? तो एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। ये पूरा चैप्टर में यही दोनों खेला करेगा। यानी जो बिलियन चैप्टर है पूरा जो डिपेंड करता है बस विलय और विलायक के ऊपर ही। और हम लोग सब जानते हैं कि ये दोनों जब मिलता है तभी जाके बिलियन का निर्माण हो पाता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक स्टेटमेंट में अगर हमको बोलना हो, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलना हो कि बिलियन किसको बोलेंगे, तो सिंपल याद रखना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर समांगी मिश्रण का निर्माण करता है तो उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। हम लोग जानते हैं ना, मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी समांगी मिश्रण हम लोग उसको बोलते हैं कि सारा जगह जो मिश्रित होगा, जो मिश्रण बनाएंगे वहां पे सारा जगह जो उसका घटक होगा क्या होगा, समान रूप से मिला हुआ होगा। ठीक है, जैसे पानी में अगर चीनी को घोलते हैं तो बढ़िया से अगर मिला के देखें तो हम पेंदी से जो है उस विलयन का स्वाद लें या उसका सतह पर से लें, यानी किसी भी जगह से लेंगे तो जो उसका मीठापन होगा वो सब जगह क्या होगा, एक जैसा होगा। तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। अगर यहीं पे अगर हम बालू और नमक मिला दें तो बालू और नमक को कितनों मिलाने का प्रयास करेंगे तो सब जगह एक जैसा नहीं मिल पाएगा और दोनों का कण क्या होगा, स्पष्ट हमको दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी से हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है, किससे जरूरत है, समांगी से। तो समांगी रहेगा, मिश्रण प्राप्त होगा, तब वो विलयन होगा। ठीक है, तो विलयन में कितने कारक, विलय और विलायक, यानी विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। विलय किसको कहते हैं, जो विलय उसी को हम लोग बोलते हैं जो घुलने के लिए तैयार होता है वो विलय होता है, और जो विलय को घोलने के लिए अपने अंदर तैयार होता है वो विलायक होता है। और याद रखना है, विलायक अधिक मात्रा में होता है और विलय कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो अब इनसे संबंधित किस प्रकार का प्रश्न आपका बोर्ड में बनता है हम वो देखते हैं। तो यही जो विलयन ये दोनों मिलके बना रहा है, इसका सांद्रता के बारे में पूछता है, यानी विलायक में कितना मात्रा में मेरा विलय घुला हुआ है उसके बारे में पूछता है, यानी सांद्रता का पद पूछता है। तो सांद्रता का पद में सबसे पहले एक प्रश्न आता है मोलरता। बढ़िया से आप पढ़े होंगे, मोलर, एक होता है मोलरता और दूसरा होता है मोललता। यहां से एकदम हर साल प्रश्न पूछ ही लेता है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेना है। किस प्रकार से प्रश्न रहता है, या तो इसका इकाई ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है दोनों में से किसी एक का, या आपको नोमरिकल्स दे देगा और नोमरिकल्स बोल देगा इसका बनाने के लिए, या अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न यहां से नहीं बनता है बना तो याद रखना है कि इससे 2 नंबर का प्रश्न निश्चित बनेगा। 2 नंबर का प्रश्न किस प्रकार से पूछ देगा कि मोलरता किसे कहते हैं, यानी मोलरता का परिभाषा पूछ दे या मोललता का परिभाषा पूछ दे। अगर मान लिया जाए ये दोनों नहीं पूछे तब क्या पूछेगा, तो इससे हो सकता है कि दोनों का अंतर पूछ दे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का अंतर ही देख लेंगे, उसमें इसका परिभाषा भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी टाइप का जो पूछता है वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, इसका जो है फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रश्न लिख सकते हैं कि मोलरता एवं मोललता के बीच में अंतर स्पष्ट करें। हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, मोलरता और मोललता के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर स्पष्ट करके देख लेते हैं, ध्यान से देखना है। इसको इंग्लिश में
मोलालिटी बोलते हैं, मोलारिटी, इसको मोलालिटी। अब अंतर देखना है कि मोलरता किसको बोलते हैं और मोललता किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो मोलरता होता है ये आयतन का चर्चा करता है। किसका चर्चा करता है? ये आयतन का चर्चा करता है, जबकि मोललता जो होता है वो द्रव्यमान का चर्चा करता है। किसका चर्चा करता है? द्रव्यमान का। तो यहां पे सबसे पहले हम परिभाषा लिख देते हैं मोलरता का। बोल सकते हैं 1 लीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें मोललता का तो ये कहता है कि 1 केजी विलायक में, ध्यान से देखिएगा ये बिलियन का चर्चा कर रहा है, वो विलायक, यानी 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा याद रखना है कि जो मेरा मोलरता होता है इसको सूचित हम जो है कैपिटल एम से करते हैं, और इसको जो सूचित करते हैं इसको स्मॉल एम से सूचित करते हैं। बस याद रखना है इतना। अगर इसका इकाई का बात करेगा तो याद रखना है कि जो इसका इकाई होता है वो होता है, इसका इकाई का चर्चा करेगा तो याद रखना है मोल प्रति लीटर होता है। अगर इसका चर्चा करें, किसका? मोललता का, तो याद रखना है इसका इकाई मोल प्रति केजी होता है। ठीक है। अब नंबर तीसरा जो है इसका मतलब जो है फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखना है कि मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अब बटे होता है बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। अगर ये लीटर में है तब यहां 1000 से गुना नहीं करेंगे। अगर ये लीटर में ना होके ml में दिया हुआ रहेगा तब यहां 1000 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसका? मोललता का। मोललता का फॉर्मूला होता है, बस सेम रहेगा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान खाली हो जाएगा। विलायक का द्रव्यमान। अब अगर ये केजी में दिया हुआ है द्रव्यमान तब तो ठीक है, 1000 से गुना नहीं होगा, लेकिन अगर ग्राम में दिया है तो याद रखिएगा 1000 से यहाँ क्या करना होगा? गुना करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे जैसे विलय की मोलों की संख्या दिया हुआ है तो मोल अगर निकालना पड़ेगा विलय का तो कैसे निकालेंगे? तो मोल बराबर हम लोग सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? भार बटे अनुभार। क्या होता है? भार बटे अनुभार। इस प्रकार से हम लोग जो है इसका अंतर दिखा सकते हैं। किसका? मोलरता और मोललता का। अगर अंतर पूछता है तो इस प्रकार से जवाब देना है। अगर दोनों में से किसी एक का परिभाषा पूछता है तो किसी के एक के बारे में उठा के लिख देना है, हो गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हल्का में इसको नहीं लेना है, ये एकदम बहुत जरूरी है। हो सकता है इस बार प्रश्न पूछ दे, ठीक है, तो इसको बढ़िया से याद रख लेना है। ठीक,
चलिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। इसी में आता है इसी में सांद्रता के पद में ही आता है एक मोल प्रभाज, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम जल्दी से मिटाते हैं, फिर अगला देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा, यानी एक तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, तो मोलरता और मोलरता का अंतर, या तो दोनों में से किसी एक का परिभाषा पूछ देगा। अब दूसरा किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, यहां से एक नंबर बनेगा कि मोल प्रभाज दे दे, या इसी का नाम होता है मोल भिन्न, या इसी का नाम होता है मोल अंश। अब पूछ देगा कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, या मोल अंश किसे कहते हैं, या मोल भिन्न किसे कहते हैं। तो तीनों एक ही चीज का नाम है। ये भी बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी आई है, इसको भी हम लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो अगर पूछ दे कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो याद रखना है आपको कि जब हम किसी विलयन में जो विलय और विलायक उपस्थित होता है उसका मोलों की संख्या और कुल विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात जब निकाल लेते हैं, तो वही अनुपात मेरा क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है, या मोल अंश कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि बोल सकते हैं विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या, विलय या विलायक की मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक के मोल प्रभाज कहते हैं। यानी याद रखना है की पॉइंट, विलय और विलायक के मोलों की संख्या, और विलयन में जो कुल मोलों की संख्या होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, विलय या विलायक के मोल प्रभाज कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है, मान लेते हैं यहाँ पे विलयन लिए, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि कोई एक्स है, एक्स ए कोई विलय है और एक्स बी जो है कोई विलायक है, ठीक है। इसमें क्या बन गया मेरा विलयन, अब विलयन को मान लेते हैं एक्स है, क्या है, एक्स है। तो अगर हम यहां पे देखें कि जो विलय लिए हैं और जो विलायक लिए हैं, विलय का जो मोलों की संख्या है उसको हम स्मॉल n मान लेते हैं, और विलायक की जो मोलों की संख्या है उसको कैपिटल N मान लेते हैं। अब यहां पे विलयन की कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो कुल मोलों की संख्या n प्लस स्मॉल n, यानी विलय की मोलों की संख्या प्लस में कर देंगे विलायक के मोलों की संख्या, तो हमको विलयन के कुल मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और मोल प्रभाज जो है विलय का भी निकलता है और विलायक का भी निकलता है। किस प्रकार से, ध्यान से देखना, यहां पे लिख दें विलय के मोल प्रभाज, तो इसको हम एक्स ए मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो किसका बोल रहा है, विलय का, जिसका बोलेगा उसके मोलों की संख्या में विलयन के कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे। तो विलयन का कुल मोलों की संख्या कितना, n प्लस कैपिटल N हो गया। अब विलायक का पूछ देगा
तो विलायक का या विलायक के मोल प्रभाज, इसको XB से सूचित करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसका आप पूछ रहा है उसको ऊपर रख देंगे और उसी में कुल मोलों की संख्या से भाग दे देंगे, निकल जाएगा, हो गया। तो ये है मेरा मोल प्रभाज या मोल अंश। और हमेशा याद रखिएगा कि विलय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज दोनों का जो योगफल होगा वो हमेशा एक होगा। कितना होगा? एक, 1। कितना होगा? 1। कैसे? तो यानी XA प्लस में XB करें तो बराबर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये जांचने का तरीका है। अगर विलय का मोल प्रभाज निकाल लिए, अब विलायक का मोल प्रभाज निकाल दिए और हमको चेक करना है सही ये नोमेरिकल्स बना है या नहीं बना है, तो अगर दोनों को मोल प्रभाज को जोड़ देते हैं, अगर 1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो मोल प्रभाज हम निकालें वो सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो अन्यथा वो गलत है। ठीक है, तो योगफल कितना होना चाहिए? 1। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके दृष्टिकोण से? ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। और ये मोल प्रभाज पूरा जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े हैं किसके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है? तो लघु उत्तरीयक के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना लिख दीजिए, 2 नंबर आप प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इनके बाद हम लोग देखते हैं विलयता पढ़े होंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़े होंगे, तो उसी में आता है एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है हेनरी। क्या नाम होता है? हेनरी। हेनरी भी जो है बहुत अच्छा से हमको बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से द्रव में गैस आसानी से घुल सकता है। ठीक है, तो अभी हम हेनरी का नियम को ही देखेंगे। जल्दी जल्दी मिटाते हैं इसको। अब हम लोग जो है देखते हैं कि अगला प्रश्न यहां से किस प्रकार का बन सकता है इस टॉपिक से। तो अगला है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम यहां पे यह भी याद रखने योग्य है कि विलयता चैप्टर से कि कौन सा गैस द्रव में आसानी से और अधिक मात्रा में घुल सकता है, कौन नहीं घुल सकता है, यहां से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनता है, उसको याद रख लेना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे। तो हेनरी का नियम, ये प्रश्न दे देता है एग्जाम में कि हेनरी का नियम से आप क्या समझते हैं? अब समझाइए, अब क्या समझ रहे हैं हेनरी के नियम से? अब एग्जामिनर को बताना होगा कि क्या है हेनरी का नियम। तो हम लोग सब जानते हैं कि किसी द्रव में गैस का विलयता किसी द्रव में गैस का विलयता गैस के दाब का सीधा अनुपाती होता है। सीधा अनुपाती का मतलब हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी गैस का जितना ज़्यादा दाब गैस के ऊपर होगा वो द्रव में उतना ज़्यादा घुलेगा, जितना दाब कम होगा उतना कम द्रव में वो घुलेगा। ठीक है, या इसी को दूसरे शब्द में हेनरी जो समझाने का प्रयास किया था, बोला था कि विलयन में गैस के जो आंशिक दाब होता है, गैस का आंशिक दाब वही गैस के मोल प्रभाज का, अभी जो मोल प्रभाज पढ़ रहे थे, गैस के मोल प्रभाज का सीधा अनुपाती होता है, सीधा अनुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है हेनरी का नियम पूछ दे तो याद रखना है, वहां पे लिखना है, दोनों चीज को समझाते हुए लिखना है। पहले क्या लिखना है कि किसी द्रव में जो गैस का विलयता होता है, जो गैस उसमें घुलता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसी के गैस के दाब का। नंबर दूसरा, जो हेनरी इसी से संबंधित अपना थॉट को रखा था, वो जो अपना विचार को रखा था या स्टेटमेंट रखा था, क्या था? विलयन में गैस का जो आंशिक दाब होता है वह गैस के मोल प्रभाज का सीधा अनुपाती होता है।
क्या होता है? सीधा अनुपाती होता है। बस डायरेक्ट जवाब देना है। यानी अगर इसको इक्वेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग सब जानते हैं कि गैस का आंशिक दाब अगर हम P मानते हैं, P मान लिए, और मोल प्रभाज उसी गैस का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X। और यहाँ पे खाली G दे देते हैं। G का मतलब हो गया गैस। ठीक है। अब ये इसको हटाइए, जो प्रोपोर्शनल है, समानुपात का चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो हम लोग सब जानते हैं बराबर लेना होता है। और साथ ही साथ जैसे ही अर्थात इसके जगह पे एक स्थिरांक k को लेना होता है। अब बस यहाँ पे h खाली लगा देंगे, उसके बाद x g। ये k क्या है, kh क्या है? तो यही है हेनरी स्थिरांक। अगर पूछ दे x क्या है तो याद रखना है ये गैस का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज थोड़ा बढ़िया से सजा के लिख देना है ताकि जो कॉपी चेक करने वाला हो उसको डायरेक्ट दिख जाए और आपको जितना नंबर चाहिए वो फुल नंबर मिल जाए। गैस का क्या हो जाएगा? आंशिक दाब। इस प्रकार से हेनरी का नियम को समझाना है और 2 नंबर पैकेट में अपना रख लेना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आगे हम लोग अब देखते हैं कि और इस चैप्टर से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसको जल्दी से मिटाते हैं फिर हम आगे चलते हैं। एकदम इत्मीनान से बैठ के वीडियो को देखते चलना है। ये रिवीजन टाइम है, एकदम रफ्तार बैच है, एकदम रफ्तार में चलेगा फटाफट। अब हम लोग जो है देखते हैं कि यहां से प्रश्न कैसा बनेगा। तो अगला जो प्रश्न बन सकता है यहां से राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, कहीं पे राउल्ट भी लिखा हुआ होता है या कहीं पे रावल भी लिखा हुआ होता है। तो इंग्लिश में राउल्ट हो जाता है और हिंदी में रावल्ट लिखाता, रावल लिखाता है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो राउल्ट का नियम लिखें। इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है, या राउल्ट का नियम क्या है इसे भी बोल सकता है, या राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं ये भी दे सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो राउल्ट है ये 2 प्रकार का सिद्धांत हम लोग के सामने प्रस्तुत किया था। एक ठोस द्रव का जब विलयन होता था उसके लिए अलग, और द्रव का जब विलयन बनता है तो उसके लिए अलग प्रोसेस में रखा था, मतलब अलग स्टेटमेंट रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग जो ठोस द्रव का विलयन है उससे संबंधित जो नियम है उसको हम लिखेंगे और उसको पहले समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। तो राउल्ट यहाँ पे क्या बोला था कि अगर हम किसी तनु विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को देखें तो जो आपेक्षिक अवनमन है वो उसी विलयन में जो विलय होता है उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है, पहले लिखते हैं और उसको बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। यानी किसी तनु विलयन, यानी कोई तनु विलयन है, ठीक है, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो तनु विलयन है उसके वाष्प दाब का क्या करना है? आपेक्षिक अवनमन। अवनमन उसी विलयन में उपस्थित जो विलय है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, बराबर होता है। अब प्रश्न उठता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि अवनमन को समझना है तो पहले उसका शाब्दिक अर्थ समझना होगा। अवनमन का मतलब होता है कम। एक होता है उन्नयन, एक होता है अवनमन। उन्नयन का मतलब होता है ज्यादा, अवनमन का मतलब होता है कम।
तो ध्यान से देखना है। तो अवनमन किसको बोलेंगे कि जब हम एक बर्तन में शुद्ध विलायक, क्या चीज, शुद्ध विलायक, एगो में हम लोग क्या करते हैं, तनु विलयन ले लेते हैं। तनु विलयन का मतलब हो गया इसमें विलय प्लस में विलायक भी है, तब ना जाके विलयन बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, शुद्ध विलायक है, इसमें कोई यानी कि शुद्ध है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां इसमें मिला हुआ नहीं है। और ये जो विलयन है ये इसमें क्या होता है, अशुद्धि मिला हुआ है, यानी इसमें खाली पानी ले लेते हैं और इसमें पानी प्लस नमक ले लेते हैं। तो दोनों में से वाष्प दाब किसका अधिक होगा, इसको गर्म करते हैं हम लोग। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ही इसको गर्म करते हैं, किसको, शुद्ध विलायक को, तो गर्म होने के पश्चात जो पानी का अकेला कण ऊपर जाकर इस बर्तन के ऊपर टकराएगा, और इसमें अगर 2 गो पानी का जा रहा है तो एक नमक का भी कण जाएगा और उसको पकड़ के नीचे की ओर खींचेगा। तो दोनों के तुलना में अगर शुद्ध विलायक का बात किया जाए तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा। इसका वाष्प दाब P0 मान लेते हैं और इसका वाष्प दाब को हम PS मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों के तुलना में P0 यानी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा, किसके तुलना में, PS के तुलना में। जब हम इसी में P0 माइनस PS बोल देते हैं, यानी कितना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक है विलयन के वाष्प दाब से, जब वो मान निकाल लेते हैं तो यही कहलाता है विलयन का या विलयन के वाष्प दाब का अवनमन। क्या बोल देंगे, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन। क्या हो गया, P0 माइनस PS, यानी तुलना करके खाली बता देंगे तो जितना का कमी होगा वही मेरा क्या होगा, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। अब यही विलयन के वाष्प दाब का अवनमन में ही जब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दे देते हैं, यानी उसमें जो है भाग दे देते हैं, तो जो भागफल हमको प्राप्त होगा, जो इक्वेशन प्राप्त होगा, वही मेरा आपेक्षिक अवनमन बन जाता है। क्या बन जाता है, आपेक्षिक अवनमन। बहुत अच्छा, यानी क्या बोले, P0 माइनस PS में जब शुद्ध विलायक यानी P0 से भाग दे देंगे तो अब यही वाला जो इक्वेशन हमको मिला है इसी का नाम होता है विलयन का वाष्प दाब के अवनमन। क्या नाम हो जाएगा, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन। तो अब यही बोल रहा है कि विलयन के वाष्प दाब के अवनमन बराबर होता है इसी विलयन में जो मेरा नमक यहां लिए हुए हैं, यही विलय, ये विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई क्रिटिकल नहीं है, आराम से समझते चलना है, एकदम इत्मीनान से, कोई जो है जल्दीबाजी नहीं करना, एकदम आराम से समझते चलना है, ठीक है। चलिए, ताकि बढ़िया से समझ लेंगे तब ना एग्जाम में जाके जो है क्वेश्चन के खोपड़ियां में छेद करेंगे, एकदम बढ़िया से समझते चलना है। तो समझ में आया, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, शुद्ध विलायक और विलयन लिए, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या था, विलयन के तुलना में अधिक था, तो कितना अधिक था वो जब हम निकाल देते हैं P0 माइनस PS, तो वो होता है वाष्प दाब का अवनमन। और वाष्प दाब के अवनमन में ही जब हम शुद्ध विलायक से भाग दे देते हैं तो जो हमको इक्वेशन देखने मिलता है वही कहला जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसी विलयन में जो विलय है उसका मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये कहना किसका है, तो राउल्ट का कहना है। किसका कहना है, राउल्ट का। बहुत अच्छा, इसको जल्दी से आगे लेके चलते हैं तब ना स्टेटमेंट के उपास चलेंगे। बहुत अच्छा, घूम फिर के अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। तो अब मेरा क्या बनेगा, यहां पे बोल सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर में क्या होता है,
विलय के मोल प्रभाज, यानी बोल सकते हैं क्या, पी नॉट माइनस पी एस, अब भाग में क्या होगा पी नॉट, यानी वाष्प दाब का अवनमन में शुद्ध विलायक से भाग दे देंगे, अभी जस्ट तुरंत चर्चा किए हैं, ठीक है। अब बराबर में क्या होगा, विलय के मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज क्या होता है एन बटे स्मॉल एन प्लस एन, यही लिख देंगे, यही हमको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके पहले हम समझने का प्रयास करें, वो सब नहीं लिखना है, इसमें बस ये डिफिनीशन और ये इक्वेशन, 2 नंबर आपका पैकेट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, जब राउल्ट ने अपना नियम का प्रतिपादन द्रव के विलयन के लिए करता है, तब वहां पे 2 प्रकार का हमको विलयन देखने के लिए मिलता है, एक मिलता है आदर्श विलयन और एक मिलता है अनादर्श विलयन। यही आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझने का हमको प्रयास करना होगा। तो चलते हैं, इसको जल्दी से मिटाते हैं फटाफट। तो अब हम लोग देखते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम इंपॉर्टेंट ही है, ठीक ना। यह भी बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, 1 साल के बाद 1 साल, यानी कहने का मतलब है कि 1 साल के बाद 1 साल, यानी रिपीटेड करते रहता है, तो इसको भी बढ़िया से पढ़ लेंगे। या तो दोनों में से किसी एक के बारे में डिफिनीशन पूछ सकता है, या दोनों का अंतर पूछ सकता है, तो हम अंतर का चर्चा करेंगे जिसमें उसका डिफिनीशन भी आ जाएगा और उसका एग्जाम्पल भी दे देंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न पूछता है, दे देता है कि निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है, 4 गो ऑप्शन दे देगा और 4 में से किसी एक के बारे में कुछ बताना है कि कौन सा आदर्श विलयन है, तो हम सब का एग्जाम्पल सहित यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है, तो एक तरफ लिख देंगे आदर्श विलयन, एक तरफ लिख देंगे अनादर्श विलयन। अब ये जो विलयन देखने के लिए मिल रहा है, याद रखना है द्रव का जब विलयन बनता है तो उन्हीं के संबंध में राउल्ट ने एक नियम दिया था, वही नियम से संबंधित है ये दोनों। क्या नियम था, वो डाल्टन्स के नियम से जो है प्रेरित होके एक नियम का प्रतिपादन किया था कि जैसे डाल्टन्स ने हमको समझाया था कि मान लिया जाए 2 या 4 या 5 गो गैस को आपस में मिश्रित करते हैं तो टोटल गैस का अपना अपना जो दाब होता है वह मिश्रण करने के बाद जो दाब होगा टोटल को जब जोड़ देते हैं तो उसके बराबर होता है, यानी आंशिक दाब का कुल योग के बराबर होता है। सेम चीज यहां पे वही राउल्ट बोला था कि अगर कोई विलयन ले रहे हैं उसमें मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद जो टोटल मेरा आंशिक दाब होगा, चाहे विलय हो चाहे विलायक हो, वह विलयन के वाष्प दाब विलयन के दाब के बराबर होता है। यानी हम लोग देखे थे ना डाल्टन्स का नियम में, हम 11th में पढ़े हुए हैं कि P बराबर क्या होता है, P1 मान लेते हैं गैस एक का है, P2 गैस दूसरा का है, तीसरा का है, डैश 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 है। इसी से प्रेरित होकर यहाँ पे भी जो है राउल्ट ने भी ये देने का प्रयास किया था कि मान लेते हैं ये P है तो P है, अब हम लोग विलायक का जो आंशिक दाब है Pa मान लेते हैं और जो विलायक है जो विलय है उसका B मान लेते हैं। तो ये इस प्रकार से नियम दिया था कौन, राउल्ट ने। अब देखते हैं इसी से प्रेरित होकर क्या बोलता है। तब यहां पे हमको 2 प्रकार का विलयन देखने के लिए मिलता है, कौन कौन, तो एक आदर्श विलयन एक अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन जो होता है वो काल्पनिक होता है, क्या होता है, काल्पनिक। और जो अनादर्श विलयन होता है वो वास्तविक होता है, कैसा होता है, वास्तविक, जो हमको दैनिक जीवन में देखने के लिए मिलता है।
तो दोनों का क्या नियम है, यानी आदर्श होने का क्या नियम है और अनादर्श होने का क्या नियम है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला याद रखना है कि जो राल्ट का चर्चा कर रहे थे, ठीक ना, ये राल्ट का नियम का जो पालन करेगा, जो इसके नियम के अनुसार चलेगा वो आदर्श विलयन, और जो इसके अनुसार नहीं चलेगा याद रखना अनादर्श विलयन। यानी कह सकते हैं जो सभी ताप एवं सांद्रताओं पर रॉवल के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। अब अनादर्श में क्या होगा? क्या सभी सांद्रता या सभी ताप के ऊपर रावल का नियम का पालन करेगा? नहीं करेगा। यानी जो सभी तापों एवं सांद्रताओं पर रॉवल के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यहां पे रॉवल का नियम क्या है? तो याद रखना है कि जो P होगा, PA होगा, ये विलय का आंशिक दाब समानुपात होता है किसका? तो जो विलय का मोल प्रभाज होता है, यानी PA नॉट XA। ठीक है, अच्छा, दूसरा PV बराबर होता है PV नॉट XB, और दोनों को जोड़ के यानी P बराबर विलयन का PA प्लस PB। यानी जो ये नियम पालन किया सभी ताप दाब पर तो वो आदर्श, और जो पालन नहीं करेगा वो अनादर्श। यानी PA नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, PB नॉट इक्वल टू P नॉट B XB, अब P नॉट इक्वल टू PA प्लस में PB। तब क्या होगा? जब इस कंडीशन में जब बराबर इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा? या तो PA PB P का मान अधिक होगा, या PA जो यानी कि बराबर का इस पार वाला मान अधिक हो सकता है, या उस पार वाला का मान अधिक हो सकता है। दो कंडीशन देखने के लिए मिलता है। जब इधर वाला का मान अधिक होगा, ठीक ना, बराबर का इस पार का मान जो देख रहे हैं PA PB P, इसका मान अगर अधिक होता है तो वहां धनात्मक विचलन देखने मिलता है। क्या मिलता है? धनात्मक विचलन। अगर उस पार वाला का मान अधिक है आगे वाला की तुलना में तो याद रखिएगा वहां ऋणात्मक विचलन होता है। क्या होता है? ऋणात्मक विचलन। ठीक है, अच्छा, तो याद रखना है कुल मिला के कि जो ये नियम का पालन नहीं करेगा अनादर्श विलयन, जो पालन करेगा वो आदर्श विलयन। और याद रखना है ये काल्पनिक विलयन होता है। ये काल्पनिक विलयन होता है। याद रखना है ये वास्तविक विलयन होता है। वास्तविक विलयन होता है। ठीक है, और अगला नंबर दूसरा याद रखना है कि जो आदर्श विलयन होगा उसमें उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब उष्मा परिवर्तन नहीं होगा डेल्टा H का मान कितना रहेगा? तो वो बराबर इक्वल होगा 0 का। लेकिन अगर हम बात करें अनादर्श विलयन का तो ये बोलता है कि हम उष्मा में परिवर्तन करेंगे। तो जब उष्मा में परिवर्तन करेगा तो डेल्टा H नॉट इक्वल टू 0।
अगर बराबर रहता, मतलब परिवर्तन नहीं होता तो शून्य के बराबर होता। अगर मतलब बराबर होता तो यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो शून्य के बराबर होता, इक्वल चल रहा होता। लेकिन जब परिवर्तन होगा तो शून्य के बराबर नहीं होगा, कुछ न कुछ मान होगा, 1 2 3 4 कुछ मान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला जो है नंबर तीसरा कहना है कि हमारा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। किसका कहना है? आदर्श विलयन का। तो इक्वल टू किसका होगा? तो डेल्टा भी बराबर शून्य होगा। लेकिन इसका बात करें तो ये बोलेगा हम चेंज करेंगे भाई, तो होगा डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0, यानी शून्य मान नहीं होगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि आदर्श विलयन में ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अनादर्श विलयन का कहना है कि हम ऊष्मा में भी परिवर्तन करेंगे और आयतन में भी परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हम जल्दी से इसको मिटाते हैं तब एग्जाम्पल लिखेंगे। अब इसका उदाहरण लिखते हैं आदर्श विलयन की तरफ पहले। तो सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल है एथिलीन ब्रोमाइड एवं एथिलीन क्लोराइड, ये दोनों का मिश्रण जो प्राप्त होगा वो आदर्श विलयन होगा, पहला नंबर हुआ। नंबर दूसरा दे देते हैं बेंजीन प्लस में टॉलुइन। नंबर तीसरा में दे देते हैं एन हेप्टेन, एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, एन हेप्टेन प्लस में एन हेक्सेन। ठीक है, सब एल्केन है। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं कि इसके तरफ क्या होगा। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म प्लस में जब हम लोग क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म में ही एसीटोन को मिला देते हैं, एसीटोन, तो दोनों का जो मिश्रण का विलयन होगा वो अनादर्श विलयन होगा। ठीक है, नंबर दूसरा बेंजीन ले लो, बेंजीन प्लस में एसीटोन, दोनों को आपस में मिला दो तो जो विलयन हमको देखने मिलता है वो विलयन क्या होगा? अनादर्श विलयन होगा। क्या होगा? अनादर्श विलयन। नंबर तीसरा है एसीटोन प्लस में एथेनॉल, एथेनॉल, जब दोनों को आपस में मिला के जो विलयन बनाएंगे तो जो विलयन हमको मिलता है वो भी क्या होगा? अनादर्श विलयन होगा। ये एग्जाम्पल भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे चलेंगे। इनके अलावा अब हम लोग देखेंगे अनुसंक गुणधर्म से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से मिटा के हम लोग अनुसंक गुणधर्म को देखेंगे। ये अनुसंक गुणधर्म भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, एगो ना एगो पूछ देता है। अनुसंख्य गुण धर्म किसको बोलते हैं? अनुसंख्य गुण धर्म। तो हम लोग सब जानते हैं कि विलयन है, विलयन में दो चीज होता है, एक विलायक होता है और एक विलय होता है। अनुसंक गुणधर्म का कहना है कि जो विलय होता है विलयन में, हम सिर्फ विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करेंगे, हम उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ना उसका हम रासायनिक गुण को देखेंगे और ना हम उसका आकार को देखेंगे, सिर्फ हम उसकी संख्या के ऊपर निर्भर करेंगे। तो जब संख्या के ऊपर निर्भर करता है तो वही अनुसंक गुणधर्म कहलाता है। यानी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसका डिफिनीशन? तो विलयन में
उपस्थित विलय के कणों की संख्या के विलय की कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, न कि उनके आकार या रासायनिक प्रकृति के ऊपर। तो यही क्या कहलाएगा? अनुसंक गुण धर्म। यानी कुल मिला के एक शब्द में याद रखना, जब विलय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा तो वही अनुसंक गुण धर्म कहलाएगा। और हम लोग सब जानते हैं अनुसंक गुण धर्म जो होता है वो कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का कुल मिला के होता है। कौन कौन? तो सबसे पहला होता है वाष्प दाब का अवनमन। नंबर दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। और नंबर तीसरा होता है हिमांक का अवनमन। चौथा होता है प्रासरणी दाब। अब यहां से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा अनुसंक गुणधर्म है, या यहीं से दे देता है कि निम्न में से कौन सा अनुसंक गुणधर्म नहीं है। तो जहां पे चारों में 4 ऑप्शन रहेगा और चारों में कहीं इस चारों में से कोई दिख जाए तो याद रखना उसको जो है सही मार के निकल जाना है। ठीक है, वो होगा कब? जब अनुसंक गुणधर्म पूछेगा कौन है में और नहीं है में, तो ये 3 गो इनमें से कोई दिया हुआ रहेगा, एगो नहीं दिया हुआ रहेगा, तो जो नहीं वाला होगा उसको मार के निकल जाना, 1 नंबर पैकेट में कर लेना है। ठीक है, ये जो चारों को देख रहे हैं ये चारों अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बिलियन का मतलब प्रश्न पूछने का मतलब लघु उत्तरीय में यहां से 1 नंबर को मतलब 1 प्रश्न अनिवार्य। अगर जितना भी हम शुरू से बात कर रहे थे, अगर मोललता, मोल प्रभाज, हेनरी का नियम, रॉल्ट का नियम, जितना भी अभी हम बताए, इन सबों में से अगर कहीं से प्रश्न नहीं आया तो याद रखिएगा इस टॉपिक से 1 प्रश्न अनिवार्य रूप से या तो 2 नंबर में या तो 5 नंबर में देगा। ठीक है, और इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट है वह है हिमांक का अवनमन और दूसरा है वाष्प दाब का अवनमन। अपरासरणी दाब तो एकदम निश्चित है कि ये तो पूछिए जाता है, यानी इसको बोल सकते हैं कि ये जो है अनिवार्य रूप से इसको देना ही देना है एग्जामिनर को। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। कौन कौन? हिमांक का अवनमन और वाष्प दाब का अवनमन, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे सिर्फ किसका? हिमांक का अवनमन का और प्रासरणी दाब का। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। अब तो इसको जल्दी से मिटाते हैं और हम लोग प्रासरणी दाब और हिमांक का अवनमन समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि प्रासरणी दाब क्या है और उसके बाद फिर उल्टा प्रासरण क्या है, प्रासरण क्या है। तो इस सब को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, तीनों एक ही चीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने का थोड़ा सा पहले प्रयास करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं और इसी बर्तन में एक जो है बीच में हम क्या करते हैं, दीवार बना देते हैं। और ये जो दीवार बनाए हुए हैं इसका जो नाम होता है वह अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी SPM शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक ना, SPM का काम क्या है? सिर्फ जो विलयन है उस विलयन में जो उपस्थित विलायक है उसी को सिर्फ आने जाने का अनुमति देता है, यानी
मान लेते हैं इधर तनु विलयन है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, इधर सांद्र विलयन है, ठीक। हम लोग सब जानते हैं कि विलयन अगर है तो उसमें दो कारक होगा, एक विलय होगा, एक विलायक होगा, ठीक है, हम लोग सब जानते हैं। अब यहाँ पे इनका कहना क्या है कि जो तनु विलयन का विलायक होगा वो सांद्र विलयन की ओर प्रवेश करेगा। यानी मान लेते हैं यहाँ पे कण है किसका, तो तनु विलयन का विलायक का, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके, इस प्रकार से पार करके, ये स्वतः पार करता ही नहीं कि इसको कोई प्रेशर दे रहे हैं, नहीं, ये स्वतः पार करके सांद्र विलयन की ओर चला जाता है। प्रश्न उठता है क्या ये एसपीएम के द्वारा सिर्फ विलायक का कण ही जाएगा या विलय का भी, तो विलय का कण का आर पार जाने की अनुमति नहीं है, ठीक ना। तो जब तनु विलयन का जो विलायक है स्वतः सांद्र विलयन की ओर अग्रसर हो जाता है, गमन करके चला जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रासरण। क्या बोलते हैं, प्रासरण। क्या बोलेंगे उसको, प्रासरण। यानी अपने मन से वो गमन करके चले जाएगा कहाँ पे, सांद्र विलयन में, तो याद रखना वो प्रासरण कहलाता है। जब ये प्रासरण की जो प्रक्रिया हो रही है, इसी को अगर हम रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए, ये जो इधर का कण उधर जा रहा था, अब इसको रोकने के लिए जब हम सांद्र विलयन के ऊपर दाब लगाते हैं, दाब आरोपित करते हैं, तो इसी दाब का नाम होता है प्रासरणी दाब। यानी प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, साम्यावस्था स्थापित करने के लिए जो दाब आरोपित करेंगे वही मेरा प्रासरणी दाब कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि प्रासरण क्या है, कि प्रासरण वही होता है जब तनु विलयन का विलायक स्वतः जो है पार करके चला, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके वो प्रवेश कर जाता है सांद्र विलयन की ओर, तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं प्रासरण। जब वही प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जब सांद्र विलयन के ऊपर हम एक न्यूनतम दाब आरोपित करते हैं ताकि साम्यावस्था स्थापित हो जाए, ना तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन की ओर आए और ना सांद्र विलयन का विलायक तनु विलयन की ओर जाए, तो जो दाब वहां लगा रहे हैं उसी का नाम होता है प्रासरणी दाब। साम्यावस्था स्थापित हो गया, ना इधर का इधर आ रहा है ना इधर का उधर जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको बोल देते हैं प्रासरणी दाब। लेकिन जैसे ही सांद्र विलयन के ऊपर थोड़ा सा क्या करेंगे, दाब अधिक कर देंगे, जो प्रासरणी दाब है उससे थोड़ा सा अधिक कर देंगे, तो प्रोसेस वो उल्टा देखने के लिए मिलेगा। किधर से, अब इधर का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके तनु विलयन की तरफ चला जाएगा, तो जैसे ही उधर जाता है तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं उल्टा प्रासरण। तनु से सांद्र आया तब तो ठीक है प्रासरण है, लेकिन सांद्र से तनु की ओर विलायक जाने लगे तो याद रखना है उल्टा प्रासरण। इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उसी का हम यहाँ पे डिफिनीशन लिखे हुए हैं, ये जो है डिफिनीशन उसी का लिखा हुआ है, हम यहाँ पे शब्द में इसको समझ लीजिए, ठीक ना। इसको एक बार बढ़िया से लिख लेना है, पढ़ लेना है, बस कहानी खत्म इसका, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको समझने का पूर्णतः प्रयास किए और ये प्रयास में हम लोग क्या हुए, सफल रहे, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे यही टॉपिक से अनुसंग गुण धर्म का एक भाग जो है और बचा हुआ है हिमांक का अवनमन, अब हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इसको मिटाते हैं फटाक से और हम लोग जो है देखते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन का मतलब क्या होता है, हिमांक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। हिमांक का मतलब होता है जमना, यानी जो है जम जाना, यानी बर्फ के रूप में बदल जाना। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हिमांक का अवनमन यानी जमने में कमी, हम लोग उसी को समझने का प्रयास करेंगे। और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 नंबर का इस बार प्रश्न बन सकता है या 2 नंबर का प्रश्न बनेगा। 5 नंबर का प्रश्न बनेगा तो टोटल चीज़ लिखना है, ठीक है। अगर 2 नंबर का प्रश्न बनेगा तो इतना को चीज़ लिखने के बाद एक डायग्राम बना देना है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद कहानी खत्म। अब 5 नंबर में बोलेगा तो टोटल ये रॉबल का जो नियम है यहाँ तक लिखना है, तब आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग अब इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि सब जो पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ, उसको जमने का एक निश्चित तापमान होता है, ठीक ना। और जिस निश्चित तापमान पे वो पदार्थ जमता है वही निश्चित तापमान को ही, ताप को ही हम लोग बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं, हिमांक। अब जो निश्चित ताप पर
जब हम देखेंगे उस पदार्थ को तो ठोस भी वहां पे होता है और द्रव भी होता है, दोनों एक साम्यावस्था में स्थापित होता है। ठीक है, अगर वहां पे हम चाहे ठोस अवस्था का बात करें और द्रव अवस्था का बात करें, दोनों का अगर वाष्प दाब को देखेंगे तो वो इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। लेकिन जनरली अगर हम विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब का चर्चा करेंगे अलग अलग, तो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा और विलयन का वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम हिमांक को देखेंगे दोनों का, चाहे विलयन का देखें और चाहे शुद्ध विलायक का देखें, तो शुद्ध विलायक का जो हिमांक होगा वो अधिक होगा विलयन के तुलना में। यानी वही चीज को हम यहाँ बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं कि प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर जमता है। इस निश्चित ताप पर या निश्चित ताप को ही द्रव का हिमांक कहते हैं। इस ताप पर पदार्थ के ठोस और द्रव रूप दोनों साथ साथ रहते हैं, एक साथ हमको देखने के लिए मिलता है, और ठोस और द्रव दोनों के वाष्प जो दाब होता है वो समान होता है। और चूंकि विलयन का वाष्प दाब का बात किया जाए और जो है विलायक का वाष्प दाब का बात किया जाए, तो विलयन का वाष्प दाब कम होता है विलायक के वाष्प दाब के तुलना में। वैसे ही विलयन का हिमांक टी मान लेते हैं तो वो कम है किसके तुलना में? विलायक के हिमांक से कम है। यानी टी नॉट इज ग्रेटर देन टी, यानी शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक, ठीक ना, ये दोनों में अधिक हो गया इसका। बहुत अच्छा। यानी कहने का मतलब है अगर हम समझें तो एक बर्तन में हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध विलायक लेते हैं। शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे हम पानी लेते हैं और एक दूसरा बर्तन में हम पानी और प्लस नमक दोनों लेते हैं, तो जमेगा जल्दी पहले कौन? तो जमेगा जल्दी ये, लेकिन ये लगाएगा समय। काहे? तो हम लोग सब जानते हैं पानी के कण के बीच में नमक भी होगा, तो जल्दी जल्दी अट्रैक्ट होकर ये जल्दी जम जाएगा और ये थोड़ा सा लंबा समय लेगा जमने में। कौन? तो ये शुद्ध विलायक। तो इस शुद्ध विलायक का हम हिमांक मान लेते हैं टी नॉट और इसका मान लेते हैं टी। तो टी नॉट इज ग्रेटर देन टी। अब यहां पे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है विलयन के वाष्प शुद्ध विलायक का हिमांक और जो है विलयन के हिमांक दोनों में से जो अधिक है शुद्ध विलायक का कितना अधिक है? तो याद रखना है, यहाँ पे लिखेंगे कितना अधिक है। तो हिमांक का अवनमन बराबर होगा शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस कर देंगे विलयन का हिमांक। यानी हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? टी नॉट माइनस टी। यही हो गया मेरा हिमांक का अवनमन। अगर 2 नंबर का प्रश्न पूछता है बस इतना दूर तक लिख देना है, कहानी आपका हो गया। ठीक। लेकिन अगर आपको बोलता है 5 नंबर का प्रश्न में, तो ये रॉवल का नियम साथ साथ लेके चलना है और ये डायग्राम बना के दिखा देना है, आपको 5 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है। तो रॉवल का नियम क्या है इससे संबंधित? तो बोलता है किसी विलायक में किसी पदार्थ को घोलने के बाद, ठीक ना, जो हिमांक का अवनमन होता है उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के सांद्रता किस रूप में होगा? तो मोलरता के रूप में होगा, उसका सीधा अनुपाती होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि क्या है कि जो हिमांक का अवनमन है, हिमांक का अवनमन कितना? डेल्टा टी एफ समानुपात क्या हो जाएगा? सी एम। यानी कहने का मतलब है हिमांक का अवनमन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है विलय के सांद्रता का, विलय के सांद्रता का। और सांद्रता किस रूप में? तो मोललता के रूप में। ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी इसको हटाइए, यानी जो प्रोपोर्शन का साइन है उसको हटाएंगे, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? के नीचे में एफ फ्रीजिंग पॉइंट है और उसके बाद गुना सी एम। अब ये पूछ देगा कि के एफ क्या है, तो याद रखना है इसी को हम हिमांक
स्थिरांक कहते हैं, या इसी का नाम होता है अनु अवनमन स्थिरांक। 5 नंबर का प्रश्न रहेगा तो यहाँ तक लिख देना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 नंबर तक फिर से हम बोल दे रहे हैं, 2 नंबर तक यहाँ लिखना है, 5 नंबर तक टोटल लिखना है, ठीक है। तो ये बिलियन चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा किए और ये समझने का प्रयास भी किए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, आपको वैल्यूएबल ऐड जरूर हुआ होगा आपका तैयारी में, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक बार में अगर आपको ये मान लिया जाए समझ में नहीं आया तो उतना कैच नहीं कर पाए तो दोबारा इसको जो है 1.5 के स्पीड पे देख लेना है इसको, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही इस वीडियो में रहने देंगे। अब रफ्तार सीरीज में जो है तीसरा जो वीडियो हम लेके आएंगे वह वैद्युत रसायन का लेके आएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे किस प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ से बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।